प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी। 100 से अधिक देशों में होगा निर्यात। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी किया उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार बने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई शपथ। खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ करेंगे बैठक। धनबाद में भू धसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का भी लेंगे जायजा। और रांची में आज से ईस्ट टेक संगोष्ठी का होगा आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहेंगे मौजूद। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संपूर्णता के रास्ते की दिखेगी झलक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे और आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही श्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले वैश्विक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को जापान और कई यूरोपीय देशों सहित 100 से अधिक देशों में निर्यात के लिए लॉन्च भी किया। इस उपलब्धि के साथ भारत अब सुजुकी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र भी बन गया है। देश के लिए यह हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री इसके अलावा गुजरात में लगभग 1400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। साथियों, अगले सप्ताह ही मैं जापान जा रहा हूं। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है, हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के खोडल धाम मैदान में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और छोटे उद्यमियों के हित राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं अहमदाबाद की इस धरती से
अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एवं अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों समितियों के अध्यक्ष होंगे। समितियों को देश भर में योजनाओं, कार्यक्रमों को मंजूरी देने, स्मृति समारोह की निगरानी और मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपा गया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज अतिवृष्टि की वजह से राज्य में खेती किसानी की स्थिति और सरकार द्वारा अन्नदाताओं को राहत देने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर विशेष चर्चा होगी। संभावना जताई जा रही है कि सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा भी हो सकती है। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर हुए शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदस्यों से कई बार आग्रह किया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल चलने दे, माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल चलने दे। माननीय सदस्यगण, आप लोगों से आग्रह है, जन समस्याओं को आने दे, प्रश्नकाल चलने दे। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार ने आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। The State Electricity Regulatory Commission do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will duly and faithfully discharge and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. I, Navneet Kumar, having been appointed as chairperson of the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a chairperson of the Jharkhand State Electricity Regulatory Commission,
except as may be required for the due discharge of my duties as such chairperson. केंद्रीय खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे रामगढ़ के कुजू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षु आवासीय सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री दुबे रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव अलका तिवारी के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे धनबाद जाएंगे। श्री दुबे कल कोयला भवन झरिया पुनर्वास को लेकर उपायुक्त BCCCL और JRDA के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा खनन राज्य मंत्री धनबाद में भू धसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली और इसे राज्य हित में उपयोगी बनाने पर जोर दिया। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 में 5000 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से बीच में ही काम बंद हो गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अब इस भवन को लाभकारी उपयोग में लाने की ठोस कार्य योजना बनाई जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्री सह घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह संयुक्त सचिव सुबोध कुमार ने पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को पत्र भेजकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने 1 जुलाई 2025 को अहर्ता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण करने को कहा है। देवघर स्थित विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय की शिक्षिका श्वेता शर्मा का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 5 सितंबर को समारोह में चयनित 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। झारखंड से एकमात्र शिक्षिका श्वेता शर्मा का ही चयन इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। भारतीय नौसेना आज विशाखापत्तनम स्थित नौसेना अड्डे पर उन्नत स्टेल्थ युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी का जलावतरण करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उदयगिरी और हिमगिरी को पहले भी भारतीय नौसेना में उपयोग किया गया था और अब ये नए जहाज उनके गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज मुंबई स्थित जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसके द्वारा बनाया गया, जबकि INS हिमगिरी P-17A गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया। उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक आज का दिन ऐतिहासिक, जहां INS उदयगिरी और INS हिमगिरी दोनों को ही नौसेना में कमीशन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। भारतीय लड़ाकू विमान MiG-21 26 सितंबर को 6 दशकों की शानदार सेवा के बाद रिटायर हो जाएगा। विदाई समारोह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले कल वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने नाल एयरबेस से MiG-21 में अंतिम उड़ान भरकर भावुक विदाई दी। मिग को एक बार फिर आसमान की बुलंदियों पर ले जाने के लिए वायुसेना प्रमुख और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया महिला पायलट पूरी तरह तैयार। कॉकपिट में बैठने से पहले जहाज की बारीकी से जांच करते हुए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और अब दहाड़ता हुआ मिग रनवे पर सीमा पार दुश्मन का दिल दहलाने के लिए बेकरार।
मेरे ठीक पीछे है ये MiG-21 जिसे उड़ा रहे हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना की मजबूती से सेवा की है, देश की हिफाजत करी है, लेकिन अब वक्त आ गया है उसे सलाम करने का, वक्त आ गया है उसे अलविदा कहने का। MiG-21 बेड़े को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भर और आधुनिकीकरण योजनाओं का हिस्सा है। इसकी जगह स्वदेशी रूप से विकसित तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान लेगा। I think it is going to be one aircraft which is going to be missed by people who have flown it earlier. But yes, everything has time and place. Now we have to move on because this technology is old. It's very difficult to maintain this technology now. So we've decided to now call it a day for this aircraft and move on to the new platforms like the Tejas Mark II. Rafales have come in, Su-30s are already operating. So these platforms will take this place. MiG-21 की विदाई भारतीय वायुसेना के लिए एक युग का अंत है, क्योंकि 1963 में शामिल होने के बाद MiG-21 ने 6 दशकों से भी अधिक समय तक भारत की सेवा की है। मैं इस वक्त नाल एयरबेस पे हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है भारतीय वायुसेना का पहला सुपरसोनिक विमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है विंग कमांडर जयदीप सिंह। सबसे पहले MiG-21 का जो हुआ था ऑपरेशंस में यूज़, वो हुआ था 1965 की जंग में। उस समय नंबर्स लिमिटेड थे, बट MiG-21 ने अपना कर्तव्य पूरा किया, अपना एयर डिफेंस फाइटर का अपनी मिशंस फ्लाई किए। उसके बाद 1971 की लड़ाई में MiG-21, अगर आपको याद होगा, गवर्नर के रेजिडेंस पे एक अटैक हुआ था जो कि टर्निंग पॉइंट था एक 1971 वॉर की हिस्ट्री में। 14 दिसंबर को अटैक हुआ था गवर्नर के रेजिडेंस पे, 57 mm RP यूज़ किए थे। उस टाइम पे नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स और 28 स्क्वाड्रन फर्स्ट सुपरसोनिक्स ने अटैक किया था। भारतीय वायुसेना ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया, इंटरसेप्शन के अलावा ग्राउंड अटैक के रोल में भी। 1971 वॉर में कुर्मितोला और तेजगांव के ऊपर जो अटैक किया, जिन्होंने उस अटैक की वजह से वहाँ का एयरफील्ड जो है यूज़ करने लायक नहीं रहा था। ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार रहा है। 1965 और 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों सहित सभी प्रमुख युद्धों में इस लड़ाकू जहाज ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी MiG-21 को ऑपरेशनल ड्यूटीज में तैनात किया गया था। डीडी न्यूज के लिए नाल एयरबेस से विशाल बैरिस्टो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रांची के दीपाटोली कैंट स्थित किरकिट्टा सभागार में आज ईस्ट टेक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपने विचार व्यक्त करेंगे। संगोष्ठी में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संपूर्णता के रास्ते की झलक दिखेगी। संगोष्ठी का विषय एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए MSME का एकीकरण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस केंद्र प्रायोजित योजना ने किसानों को बड़ा सहारा दिया है। गढ़वा के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। गढ़वा के सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। आप सभी अवगत हैं कि झारखंड में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अभी चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसमें अभी तक आवेदन जो है बहुत कम आए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस योजना का लाभ उठाएं, जिसमें कि आपकी फसल को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसके कॉस्ट का कवरेज जो है वो सरकार करेगी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाएं और उसमें अपना आवेदन डालें। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इसमें जो प्रीमियम है वो भी सिर्फ ₹1 मात्र ही है। ज़्यादा जानकारी आपको प्रज्ञा केंद्र पे इसकी मिल जाएगी, बट पुनः मेरा एक बार अनुरोध है सभी गढ़वा के किसान भाइयों से कि इस योजना में आवेदन डालें और भरपूर लाभ उठाएं इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,
मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को खाद्य आपूर्ति संबंधी योजनाओं से अवगत कराएगी और गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारियों को मिलने वाले लाभों की भी जानकारी मिलेगी। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान योजनाओं की गहन समीक्षा की और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से स्कूलों की आधारभूत संरचना की स्थिति भी जानी। धनबाद के नए नगर भवन में स्मार्ट जन वितरण प्रणाली पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगर निगम क्षेत्र के करीब 700 जन वितरण प्रणाली के संचालकों ने भाग लिया। इन्हें पारदर्शी, तकनीकी रूप से उन्नत और लाभुक हितैषी बनाने जैसी प्रणाली को अपनाने की जानकारी दी गई। धनबाद के बागमारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए दिव्यांगता स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगों की स्क्रीनिंग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ ने बताया कि स्क्रीनिंग के आधार पर दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी के आरोप में 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 9 चोरी किए गए मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड को भी बरामद किया है। यह गिरोह साहिबगंज और पश्चिम बंगाल के युवकों का है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हैं। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिला समन्वय समिति की बैठक कर कई विभागों से संबंधित मामलों की समीक्षा की। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी मौजूद रहे। सिमडेगा में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उपायुक्त कंचन सिंह ने लोगों को मिलेट मिशन योजना की जानकारी दी और मोटे अनाजों के सेवन के फायदे बताए। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने कुमीरदाहा पंचायत में योजनाओं और विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम बागवानी, अबुआ आवास, फसल बीमा और पेवर ब्लॉक योजना की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड से निम्न दबाव का क्षेत्र आगे निकल गया है। इस वजह से मानसून की सक्रियता थोड़ी धीमी पड़ गई है। हालांकि 29 से 31 अगस्त के बीच कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। जमशेदपुर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस में पूर्वी भारत के चिड़ियाघर परिचारकों के लिए 4 दिवसीय क्षमता निर्माण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य वन संरक्षक SR नतीशा ने किया।
जमशेदपुर के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में 4 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की ओर से पशु आहार एवं देखभाल, पशु चिकित्सा सेवाएं, अभिलेख रखरखाव, पशुओं की पहचान, व्यवहार प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। मुख्य रूप से जानकारी का मतलब है कि जो आजकल की जो नया आप जानते हैं कि साइंस बहुत ही चेंज हो रही है, एनिमल्स को रखने की टेक्निक्स नई टेक्निक्स आ रही हैं, एनिमल को कैसे अच्छा रखा जा सकता है उसकी जानकारी को साझा करने की जरूरत होती है। और जो हमारे कीपर्स होते हैं बिल्कुल रूट कहते हैं ना, ग्रास रूट वर्कर होता है, तो इन तक इनका यहाँ लैंग्वेज बैरियर भी होता है, तो इनको समझाना, क्योंकि आप जितना इनको कैपेसिटी इनकी बिल्ड करोगे हमारे एनिमल उतने ही अच्छे रहेंगे। इस कार्यशाला में पूर्वी भारत के 23 चिड़ियाघरों के लगभग 34 परिचारकों ने भाग लिया। मौके पर मौजूद टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के उपनिदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि इस कार्यशाला के कार्यक्रम हर साल अलग अलग जोन में होते हैं। इस बार हमें भारत सरकार की ओर से बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रतिभागी शामिल हैं। इस कार्यशाला में 5 अलग राज्य जो ईस्टर्न भाग के हैं, जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इनके 5 अलग अलग राज्य से करीब 32 जू कीपर्स हमारे कार्यशाला में भाग लिए हैं। ये जो है करीब 21 जू से आए हैं। वहीं विभिन्न राज्यों से आए परिचारकों ने बताया कि वे सांप, लेपर्ड, जंगल कैट समेत अन्य वन्य जीवों की देखभाल करते हैं और इनकी ब्रीडिंग की जानकारी रखते हैं। साथ ही चिड़ियाघरों में आने वाले लोगों को वे इनकी गतिविधियों से भी अवगत कराते हैं। वहाँ मैं लेपर्ड और जंगल कैट का देखरेख करता हूँ। तो सबसे पहले जैसे लेपर्ड तो बहुत ही एग्रेसिव जानवर है और वो हर जगह चढ़ने में एक्सपर्ट रहती है, इसलिए वहाँ जो है बाड़ा जो बनाया गया है वो पूरा इनक्लोजर पूरा घेरा हुआ है। और जब भी सुबह में जैसे हम लोग ड्यूटी जाते हैं तो सबसे पहले सारा जाली जो है उसका निरीक्षण करते हैं। हम पहले सभी सांपों को देखते हैं बारी बारी से कि वो कौन सी जगह पे बैठा है। दूसरा, हम पीछे से फिर सेल में जाके पहले फिर मॉनिटरिंग करते हैं पीछे से कि कहाँ पर बैठा हुआ है। उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर की साफ सफाई, तालाब का पानी चेंज करना। सर कीपर लोग को हमको पूछते हैं, सर ऐसे हो गया तो उसको भी थोड़ा इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब को बोलना चाहिए, तो हम तुरंत जाके डॉक्टर साहब को मिला के उनको देखभाल करते हैं। सर इस कार्यशाला के माध्यम से परिचारकों को चिड़ियाघरों में उपलब्ध जीव जंतुओं की देखभाल, चिकित्सीय सुविधा समेत विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। इससे न केवल जीव जंतुओं के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में एक कारगर कदम साबित होगा। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश लालदास की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन को दिखाई हरी झंडी। 100 से अधिक देशों में होगा निर्यात। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी किया उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवनीत कुमार बने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिलाई शपथ। खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ करेंगे बैठक। धनबाद में भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का भी लेंगे जायजा। और रांची में आज से ईस्ट टेक संगोष्ठी का होगा आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहेंगे मौजूद। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संपूर्णता के रास्ते की दिखेगी झलक।